अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर जो है वो उसको पढ़ा होगा। चलें फिर भी मैं आपको याद करवा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन के बारे में पढ़ा था। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, एक केल्विन स्टेटमेंट है और फिर एक क्लॉजियस स्टेटमेंट है। केल्विन स्टेटमेंट में हमने कहा कि कोई भी हीट इंजन ऐसा हम डिवाइस नहीं कर सकते, कोई भी हीट इंजन ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। ठीक है, और किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमने फाइंड आउट की थी किसके बराबर? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T1 और Q2 जो है वो इट इज हीट रिजेक्टेड टू दी सिंक अब या लो टेम्परेचर रिजर्वायर। आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज कार्नट इंजन, इसे कार्नोज भी लोग पढ़ लेते हैं, कार्नो, कार्नट, जो भी आप पढ़ना चाहें, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। तो दिस इज कार्नट इंजन। कार्नट इंजन जो है ये पहले तो कार्नट जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लें कि ये जो इसका पूरा नाम जो है वो है निकोलस लियोनार्ड सार्डी कार्नट। ये पेरिस में पैदा हुआ, फ्रांस के अंदर। ठीक है, 1 जून 1796 में इसने ये जो कार्नट इंजन है ये प्रपोज किया था। कब? 1824 में, 1824 के अंदर। और अलमिया की बात यह है कि ये फ्रांस में ये मिलिट्री इंजीनियर था और सिर्फ 36 साल की एज में 1832 में 1832 में ये कोलरा की वजह से फौत हो गया। अब इस 36 साल की एज में इसके जो काम है इसको इसकी ज़िंदगी में तो कोई पजीराई नहीं मिली, लेकिन इस इंजन की बेसिकली ये एक आइडियल सा इंजन है, हाइपोथेटिकल इंजन है, या आप समझ लें कि ये प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। प्रैक्टिकली हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते, लेकिन इसके बावजूद इस इंजन की जो अहमियत है वो बड़ी अहम है, वो बहुत ज़्यादा है। क्या अहमियत थी इसकी जी? कि देखें, ये उस दौर की बात है कि जब अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं आया था, लोगों को मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट के बारे में नहीं पता था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या करता है कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लोगों को नहीं पता था। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये भी जो है वो कंट्रोवर्शियल का शिकार था। ठीक है, कुछ लोग इसके बारे में कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। उस दौर के अंदर स्टीम इंजन वगैरह चल रहे थे रेलवेज के, या कोई इंजन लोगों ने जो है वो बनाए हुए थे। अब इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो कारनामा था वो ये था कि इसने लोगों को ये बता दिया कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ दो चीज़ों को कंट्रोल करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इंप्रूव कर सकते हैं। और वो कौन से दो चीज़ें थी? ओनली द टेम्परेचर T1 एंड T2। T2 टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक आर द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और T1 जो है वो कौन सा टेम्परेचर था जी? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स को हम कंट्रोल करके इनको इंक्रीज या डिक्रीज करके जो है वो इनके ज़रिए से हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये इसका सबसे अहम और बहुत बड़ा कारनामा था। तो आए जी इस कार्नट इंजन की तरफ चलते हैं कि कार्नट इंजन जो है ये क्या है।
इट इज़ अ हीट इंजन। सबसे पहली बात कि ये एक हीट इंजन है। अगर ये एक हीट इंजन है तो फिर इसका मतलब है इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। बेशक ये आइडियल ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इट इज़ अ हीट इंजन। ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, ठीक है। आप समझेंगे ये सिर्फ कागजों में है, प्रैक्टिकली इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। इट हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी बट नॉट 100%। इसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 100% नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हीट फ्रिक्शन एंड हीट लॉस, ठीक है। हीट, इसमें कोई किसी किस्म की हीट लॉस और फ्रिक्शन को सब इसने क्या कर दिया जी, इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। तो ये था कार्नेट इंजन। कार्नेट इंजन, व्हाट इज कार्नेट इंजन? इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, हाइपोथेटिकल इंजन है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये इसके अंदर जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। कि दीज प्रोसेसेस कैन बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स ऑर्डर। इन्हें हम वापस अगर आगे की तरफ ले जा सकते हैं तो वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो कंस्ट्रक्शंस में क्या है जी, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। आप समझेंगे इसके इंजन का एक सिलेंडर है, ठीक। इसके अंदर कोई आइडियल गैस हो सकती है, कोई भी, चूंकि किसी भी हीट इंजन को वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दो रिजर्वायर की ज़रूरत होती है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दो रिजर्वायर की ज़रूरत होती है, एक वर्किंग सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस आप ले सकते हैं, उसमें कोई लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकते हैं, गैस हो सकती है, एनीथिंग यू कैन यूज एज वर्किंग सब्सटेंस इन दिस हीट इंजन। अब इस हीट इंजन के अंदर जो ये जो सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्स हैं दे आर परफेक्टली इंसुलेटेड। आप समझेंगे यहां से हीट बाहर नहीं आ रही, नो हीट लीव द सिस्टम और एंटर द सिस्टम फ्रॉम द वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर और फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द इंजन। इन वॉल्स के जरिए से कोई हीट बाहर नहीं आ रही। और ये जो पिस्टन है, पिस्टन भी परफेक्टली इंसुलेटर है। ये हमारी अजम्पशंस है यहाँ पर कि पिस्टन यानी यहां से ऊपर बाहर भी हीट नहीं जा रही, ठीक है। यानी कोई नो हीट ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दी सराउंडिंग टू द सिस्टम और सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है। दे आर परफेक्टली इंसुलेटेड। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें ये जो इस सिलेंडर की जो बेस है, ये वाली जो बेस है, ये वाली, ये कंडक्टिंग है। बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज कंडक्टिंग, ताकि इधर से सिर्फ हीट एब्जॉर्ब हो सके या यहां से बाहर आ सके। बात समझ में आ गई? तो पहली इसकी कंस्ट्रक्शंस में एक सिलेंडर है जिसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग है, और पिस्टन भी इंसुलेटिंग है। कोई हीट लॉस वॉल्स के जरिए से, पिस्टन के जरिए से सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट नहीं हो रही। ठीक होगी बात? इसकी जो बेस है वो क्या है? बेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग, कि यहां से हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, बाहर आ सकती है। ये यहां पर ये पिस्टन है जी, ठीक है। उसके बाद जो सोर्स है, सोर्स और जो सिंक है, सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। समझ लेंगे इसका टेम्परेचर कितना है, T1, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये जो सोर्स है इसकी जो हीट कैपेसिटी है, इट इज इनफाइनाइट। दे हैव सोर्स भी और सिंक भी, इनकी जो हीट कैपेसिटीज हैं, ठीक है, दे आर इनफाइनाइट। मतलब इसका ये है, मैं आपको समझाता हूं कि ये जो टेम्परेचर है ना T1, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अगर ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर थोड़ी सी हीट जो है ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर भी लेगा तो इसके टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए, लेकिन इतनी कम कमी आएगी कि वो नेग्लिजिबल है।
तो इसका मतलब है कि यहां से हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उस होने के बावजूद भी इसके टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने याद रखना है कि नो चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास ये बेटा सोर्स हो गया, सिंक हो गया, पिस्टन है, वॉल्स मैंने बता दी कि इंसुलेटिंग है, पिस्टन भी इंसुलेटिंग है, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, बेस सिर्फ इसकी कंडक्टिंग है, और ये एक हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है, जिसको अभी हम देखते हैं। अब कार्नट साइकिल जो है, साइकिल क्या होता है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अ साइकिल। तो जो कार्नट साइकिल है, यानी मुख्तलिफ मराहल जो किसी सिस्टम को दोबारा उसी पोजीशन पे ले आए, उसे क्या कहते हैं, साइकिल। तो साइकिल, जो कार्नट साइकिल है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स आर 4 प्रोसेसेस। तो कौन से 4 प्रोसेसेस हैं? नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नंबर 3 आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एंड नंबर 4 adiabatic contraction. So these are the 4 processes which will bring the system back to its initial position or initial state. This is called a Carnot cycle. So Carnot cycle consists of these 4 processes. अब इनको हम बारी बारी 1 by 1 इनको हम डिस्कस करते हैं और फिर हम कार्नट इंजन की एफिशिएंसी मालूम करेंगे। ठीक है जी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जी? इसमें, इस प्रोसेस में क्या हुआ जी, यहां से सोर्स से इस सिस्टम ने, हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है, इसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की। तो ये कितनी हीट एब्जॉर्ब की जी? Q1 हीट एब्जॉर्ब की। जब यहां Q1 हीट एब्जॉर्ब की, इस हीट की वजह से क्या हुआ कि इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगी, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगी, तो ये जो पिस्टन है या गैस एक्सपैंड करना शुरू हो गई। गैस विल एक्सपैंड आइसोथर्मली, और ये जो पिस्टन है यहां से भागकर कहां चला गया, यहां पर चला गया। इसका मतलब है यहां पर सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया, चूंकि गैस क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि जब आप यहां हीट एब्जॉर्ब होगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, Q1, जिससे क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये चूंकि सोर्स है बहुत बड़ा या इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके टेम्परेचर में इतनी कम कमी आई है कि वो नेग्लिजिबल है, तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो लो जी, गैस विल एक्सपैंड इन दिस फर्स्ट प्रोसेस, द गैस विल एक्सपैंड आइसोथर्मली, द गैस विल एक्सपैंड आइसोथर्मली, और सिस्टम विल डू वर्क ऑन द पिस्टन, पिस्टन पे वर्क हुआ और पिस्टन यहां से भागकर यहां पर चला गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस पहले प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में जाहिर करने की कोशिश करें, तो पहले प्रोसेस में जो पहला ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या था, इनिशियल प्रेशर कितना था, P1, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1। गैस चूंकि क्या हुआ है, गैस बेटा क्या हुआ है, प्रेशर कम हो गया थोड़ा सा, गैस क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो गया, V2। लेकिन इस सारे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमने वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं इस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, इन दिस फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम, ठीक है, ऑन द पिस्टन। ये हम वर्क कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो वो किसके इक्वल आएगा, W1, दैट इज इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, nRT। टेम्परेचर कितना है जी, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है किस टेम्परेचर पर हुआ है, T1 टेम्परेचर पर। सो W1 इज इक्वल टू nRT1 log ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम।
ठीक है जी। फाइनल वॉल्यूम कितना था V2, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1 इस प्रोसेस में। तो इसका मतलब है ये दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम से मुराद हमारी यहां पर गैस है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आपने पीछे पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि W dq इज इक्वल टू du प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें वी नो दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, 0। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब है dq किसके बराबर आ गया, W के, ठीक है। dq इज इक्वल टू dw। इसका मतलब है ये जो हीट यहां पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है Q1, तो फिर हीट एब्जॉर्ब्ड, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू Q1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गई बात। ये इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हमारे आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया जी, इस सिलेंडर को उठाकर हमने यहां पर इंसुलेटर के ऊपर रख दिया। जब आपने इसको उठाकर इंसुलेटर पे रखा तो सिस्टम ने थोड़ा सा वर्क किया। सिस्टम यानी इतना यहां से यहां तक तो उसने वर्क किया है। क्या वर्क किया है जी, आइसोथर्मली। तो इसका मतलब है यहां से थोड़ा सा और वर्क हुआ है, ठीक है। सिस्टम ने यानी गैस एक्सपैंड करेगी एडियाबैटिकली। सो इन द सेकंड प्रोसेस अगर सिस्टम या गैस एक्सपैंड कर रही है एडियाबैटिकली तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम और बढ़ गया, V2 से बढ़कर कितना हो गया, V3 हो गया। और प्रेशर भी चेंज हो गया, P2 से चेंज हो गया, कितना हो गया जी, P3। तो इसको हमने इस एडियाबैट को हमने ग्राफ में कहां जाहिर किया हुआ है, फ्रॉम B टू C। तो इन दिस सेकंड प्रोसेस इस हमारा जो कार्नट साइकिल है इसके सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ जी, द वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द गैस W2 इज इक्वल टू, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या वर्क होता है, NR ओवर गैमा -1 इनटू द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां पर चूंकि आप ये देखें, गौर करें, इस पहले प्रोसेस में तो टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। और हमें पता है कि जब गैस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में जब ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, अगर हम इसको लिखें तो व्हेन नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम सो डेल्टा U इज प्लस W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो इट मींस कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसको अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो इट मींस कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इट मींस कि देखिए A से B तक टेम्परेचर कितना है, T1। A से B तक टेम्परेचर बेटा कितना है, T1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब B से C तक क्या हुआ है, B पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, T1। लेकिन सिस्टम वर्क करता जा रहा है जिस और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, एडियाबैटिकली वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपनी इंटरनल एनर्जी को या टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो B से C तक पहुंचते तक क्या हुआ जी, उसका टेम्परेचर कितना कम हो गया, T2 हो गया। T2 हो गया, कमी कितनी हो जाएगी, आप कह लेंगे T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2। तो B पर जब जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन शुरू हुआ है B पर, तो टेम्परेचर कितना है, T1। तो B से C तक पहुंचते तक टेम्परेचर कितना हो गया जी, T2। समझ आ गई बात। तो यहां पर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हम लिख सकते हैं, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम एडियाबैटिकली। ठीक होगी बात जी, दो प्रोसेस हो गए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन थर्ड प्रोसेस क्या करेंगे हम, इसमें सिस्टम अब पिस्टन वर्क करेगा या सिस्टम पर हम वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे,
by increasing the load on the piston, by increasing the load on the piston. अब इसमें जब होगा, जब सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तो यहां पर टेम्परेचर रखना है आपने कांस्टेंट। तो यहां से क्या होगा, देखो जब सिस्टम पर हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसके नतीजे में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जितनी जो टेम्परेचर वो जो वर्क आप करेंगे, जो हीट पैदा होगी, टेम्परेचर में इजाफा होने का कोशिश होगी, वो हम क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को हम बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम जितनी हीट यहां थोड़ी सी पैदा होगी वो हम बाहर रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्ज करें कितनी हीट सिस्टम को आपने रिजेक्ट कर दी, Q2। टेम्परेचर यहां पर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्लियर है जी। तो ये जो प्रोसेस है, जो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज द आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोथर्मल थर्ड प्रोसेस के अंदर, थर्ड प्रोसेस में विच इज आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, इस आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में चूंकि सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द गैस ये क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन W3 इन दिस प्रोसेस किसके इक्वल होगा जी, -nRT2। T2 क्यों लिखा, बिकॉज दिस वर्क इज डन एट टेम्परेचर, और आइसोथर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज डन एट टेम्परेचर T2। तो ln ऑफ, अब इसमें जरा देखें, ये जो प्रोसेस है हमारा कौन से कहां तक है, C से D तक। तो C पर वॉल्यूम कितना है, V3, D पर वॉल्यूम कितना है, V4। तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V4। इनिशियल वॉल्यूम इस प्रोसेस में कितना हो गया, V3। तो इसका मतलब है ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम V4 डिवाइड बाय V3। क्लियर होगी बात। नेगेटिव क्यों लगाया है, बिकॉज द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब यहां देखो, गौर करो इसको बेटा, अगर मैं जरा मैथमेटिक्स है थोड़ा सा देखो, अगर इसको यूं लिख लिया जाए, ये जो W3 है, W3 इज इक्वल टू -nRT ln ऑफ, ये मैं अगर उल्टा कर दूं, V3 ओवर V4 कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां -1 लिखना पड़ेगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि लॉग y या लॉग x की पावर y जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये शुरू में आ सकता है, y log x लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब है ये जो -1 है ये इधर शुरू में आ जाएगा, या इसे शुरू में यहां लिखने की बजाय इधर लिखने को मसला नहीं है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इस W4 को मैं यहां W3 को मैं यहां लिख रहा हूं, ये माइनस बेटा, ये इसको मैं उल्टा करूंगा, ये माइनस, या चलें इधर लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो W3 इज इक्वल टू nRT log ऑफ V3 ओवर V4। और ये भी आपको पता, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट है वो किसकी इक्वल है, वर्क के। तो ये जो हीट है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू Q2। ठीक है जी, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब चौथे प्रोसेस में क्या होगा, इससे अगेन आप इसको उठाकर किस पर रख दें, इंसुलेटर पर, ताकि हीट बाहर जाना बंद हो जाए। बात समझ में आ गई। और आपने और इसके ऊपर वेट बढ़ाएं तो सिस्टम को जहां से आपने चलाया था, ये देखो बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ गया। यानी आप देखें, पहले पिस्टन ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे आया। तो कहां नीचे आ गया, वो जहां पहले था वहां ही आ गया। लेकिन जब आपने सिस्टम पे एडियाबैटिकली वर्क कर रहे हैं और हीट बाहर नहीं निकाल रहे, इसका मतलब है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर यहां पर कितना था, T2, यहां पे कितना है, T2, चूंकि यहां कांस्टेंट है तो यहां T2 वर्क आप सिस्टम पर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर दोबारा T2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, T1। तो जहां से चले थे वहां पर क्या हो गया, वापस आ गए। तो दिस इज आर कार्नट साइकिल। और इस प्रोसेस में, आखिरी प्रोसेस में जो वर्क होगा W4, फोर्थ प्रोसेस के अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा, W4 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस है, तो क्या होगा जी, ये आप लिख सकते हैं, यहां पर ही लिख सकते हैं जी, क्या बन जाएगा, W4 इज इक्वल टू -nR ओवर गैमा -1। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, T1, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T2 इस प्रोसेस में। बात क्लियर होगी या नहीं क्लियर है, पक्की बात है।
ठीक है, इस माइनस को अगर हम यहां अंदर ले जाएं तो ये भी क्या बन सकता है, T2 माइनस T1 बन सकता है, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अभी जरा गौर करें, जरा इधर डायग्राम पे आए, जरा डायग्राम पे वापस आए जी। इसमें बेटा देखें किस आइसोथर्मल, मैं थोड़ा सा यहां पर इसको मिटाता हूं समझाने के लिए। ये इसमें बेटा देखें पीवी डायग्राम से किसी भी प्रोसेस में आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय पीवी डायग्राम इन एनी प्रोसेस। लेट्स से ये हमारे पास प्रोसेस है, इसमें वर्क कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। क्या करना है जी, एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये कोई भी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वो ये है, इसका वर्क कैलकुलेट करना हो तो वो क्या करेंगे, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो अब ये देखो, अगर हम या जरा गौर करें, ये जो पहला प्रोसेस है, ये वाला ये पहली कर्व ए बी, इसका एरिया क्या आ गया, ये वाला आ गया, ले ये वाला एरिया आ गया, ये सारा एरिया, दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क हुआ, ये देखें जी, यहां इतना वर्क होगा, ये वाला, बात क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में कितना वर्क हुआ, यहां से लेकर यहां तक। भाई टेक्निकल बात है, जरा ध्यान से समझनी, ये यहां से यहां तक मैं इसको ऐसे इससे ऐसे करने लगा हूं, ये ऐसे, क्लियर। अच्छा, आखिरी प्रोसेस में कितना वर्क हो गया, ये वाला होगा। अच्छा, अब ये देखो, पहले प्रोसेस में सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने कितना वर्क किया जी, ये सारे का सारा आ रहा है, मैं इसको रेड लाइन से ये शेड करने लगा हूं, ये सारा, ये यहां से ये सारा, बात समझ में आई, ये बेटा ये वाला सारा, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था, ऐसे सारा। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क हुआ, ये तकरीबन ये सारा, क्लियर होगी बात। उसके बाद एडियाबैटिक में कितना वर्क हुआ, इतना थोड़ा सा ये, ठीक है। आइसोथर्मल में बेटा कितना हुआ, ये वाला। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये वाला। उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना, ये वाला, सही कहते हैं, ये वाला ऐसा है, और आखिरी में ये वाला। अच्छा, अब ये देखो, जब हम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा सेम। इसका मतलब है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जितना वर्क सिस्टम ने किया है, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में उतना वर्क हमने उसको वापस लुटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो इट मींस कि हुआ क्या कि नेट वर्क डन क्या आएगा, नेट वर्क डन जो है, अगर मैं चलें वो वर्क जो सिस्टम ने किया है वो मैं रहने देता हूं, जो सिस्टम पर हमने किया है वो मैं मिटा देता हूं। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला तो हो गया बराबर, इसको तो कर दें खत्म, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है सिस्टम पर हमने कितना वर्क किया, सिस्टम पर बेटा हमने कितना वर्क किया, ये देखो जरा, ये वाला और यहां से ये वाला, सिस्टम पर हमने कितना वर्क किया है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, ये वाला। तो जब आप ये वाला वर्क इसमें से, ये ऊपर वाले वर्क में से नीचे वाला वर्क निकालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्या मिल जाएगा, द एरिया ऑफ दिस लूप। इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल के दौरान जो वर्क होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस लूप। अंडरस्टैंड की बात, एरिया ऑफ दिस लूप। बात क्लियर होगी कि वर्क डन, फिर दोबारा देख लो,
ये देखो, ये टोटल वर्क, ये यहां से यहां तक क्लियर, ये कौन सा है? अच्छा, अब ये देखो यहां से यहां तक ये आपने वर्क वापस लौटा दिया, ये भी आ रहा है ना, बात समझ में आ गई? तो जितना इधर नहीं आ रहा, क्लियर है ना, उतना इधर आ रहा है, तो इसका मतलब जब आप कैंसिल करेंगे तो वो क्या बनेगा? ये एरिया ऑफ द लूप बन जाएगा। सो वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप। तो और एक बात आपने याद रखनी है कि किस प्रोसेस में हमें वर्क मिला है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क नहीं मिला, क्योंकि जितना वर्क सिस्टम ने किया उतना हमें भी करना पड़ गया। तो नेट एडियाबैटिक प्रोसेस में नेट वर्क कितने बराबर आ गया? 0। क्लियर? सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन और नेट वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल? दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस लूप, एरिया ऑफ दिस लूप, जो कि पीवी डायग्राम में आपके पास बन रहा है। आइए जी, अब हम इसका मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर, ये जो वर्क डन W2 है और W4 है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है जी? ये एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या हो गए? कैंसिल हो गए। सो नो, अब यहां पर किसी भी हीट इंजन में हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर फर्ज करें ये कोई इंजन है, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की? Q1, ठीक है, या ऐसे कर लें, कितनी हीट एब्जॉर्ब की जी वर्किंग सब्सटेंस ने? Q1। कितनी रिजेक्ट कर दी? Q2। कितना वर्क हुआ? W। तो हम W को क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसी तरह से एफिशिएंसी बेटा क्या निकलेगी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू W ओवर Q1, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था, W ओवर Q1, और W हमारे पास क्या है? Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसको अगर हम लिख लें तो क्या आ गया? 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 कह लें, क्योंकि ये 1 2 3 4 हमने इन्हें कह दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो Q1 हमारे पास क्या है? nRT1 ln ऑफ V2 ओवर V1, और Q2 हमारे पास क्या है? nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ V3 ओवर V4। तो इनको हम लिख सकते हैं। नाउ इसको बेटा Q2 ओवर Q1 क्या लिखेंगे? Q2 की क्या वैल्यू है जी? nRT2 नेचुरल लॉग ऑफ V3 ओवर V4, ठीक है, डिवाइड बाय nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी। अब ये देखें, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में एक काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है जी? इन एनी एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है PV रेज पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है ना, और PV हमें पता है किसके बराबर है? nRT। तो यहां से अगर हम P की वैल्यू लिखें तो क्या लिखोगे बताओ? nRT ओवर V इंटू V रेज पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स बेटा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट, तो ये नीचे ले जाएं, ये भी रह गया कांस्टेंट। इसका मतलब है इसकी पावर ले लें तो एडियाबैटिक प्रोसेस को ये भी लिखा जा सकता है T V रेज पर गैमा -1, ये 1 ऊपर माइनस हो गया, यानी PV रेज पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और TV रेज पर गैमा -1 भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फॉर एनी एडियाबैटिक प्रोसेस TV रेज पर गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप ये देखो, यहां से देखो कौन से दो एडियाबैटिक प्रोसेस हुए हैं? एक B से C हुआ है और एक D से A हुआ है। ठीक, अब B से C के लिए जरा लिखें, फॉर BC पहले प्रोसेस के लिए देखो जी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है TV रेज पर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पहले प्रोसेस के लिए लिखो, यहां पर टेम्परेचर कितना है? T1, वॉल्यूम कितना है? V2। तो देखो T1 V2 गैमा -1 इज इक्वल टू, नीचे आ जाइए,
यहां पर टेम्परेचर कितना हो गया T2, वॉल्यूम कितना हो गया V3, सो T2 V3 गैमा -1, ये लिखा जा सकता है पहले एडियाबैटिक के लिए। अब दूसरे एडियाबैटिक पे आ जाओ जी, ठीक है। दूसरे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या लिखा जा सकता है, लिखें जी, क्या यहां पर टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V4, तो क्या लिखेंगे T2, ठीक है। इसको मैं जरा इधर लिखने लगा हूं, T2 V4 गैमा -1, ठीक है। काटना चाह के आसानी हो, देखो ना, T2 V4 गैमा -1, इसको क्या लिखोगे T1 वॉल्यूम कितना है V1 गैमा -1। बात समझ में आ गई। ये पहली इक्वेशन हमने एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए लिख दी, सॉरी एक्सपेंशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन आपने दूसरे एडियाबैटिक यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए लिख दी। क्लियर है जी। अब इनको कर लेते हैं डिवाइड, इधर से डिवाइड कर लें आपस में। जब आपस में डिवाइड करेंगे, ये हो गया कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब आप ये देखें सबकी पावर गैमा -1 है, तो ये भी कट जाएगा दोनों तरफ, तो हमारे पास आ क्या जाएगा जी, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V4, ठीक है जी। अब ये वाली इक्वेशन, अब इसका मतलब है V3 ओवर V4 की जगह पर मैं इस इक्वेशन को मैं इधर यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर लें। तो हमारे पास Q2 ओवर Q1 क्या बनेगा जी, nRT2 ln ऑफ, बेटा इसकी जगह पर भी लिख दें V2 ओवर V1 डिवाइड बाय nRT1 ln ऑफ V2 ओवर V1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, NR से कैंसिल हो गया, तो क्या चीज यहां से साबित हो गई जी कि Q2 ओवर Q1 किसके बराबर आ गया, T2 ओवर T1, T2 ओवर T1। यहां तक कोई मसला है, प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब है एफिशिएंसी किसके बराबर आ गई जी, एफिशिएंसी आ गई जी 1 माइनस Q2 ओवर Q1, या 1 माइनस Q2 ओवर Q1 को हमने प्रूव कर दिया कि T2 ओवर T1 के बराबर है, तो दिस इज T2 ओवर T1। अब ये हमारे लिए बड़ा अहम है, इसमें देखें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये कार्नेट साहब ने ये सारे का हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी इंजन आपको देकर अचीव क्या कराया। ये मैंने शुरू में भी कहा कि इस इंजन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है, उसने ये कहा कि जी आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, आपकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो आ जाकर किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर डिपेंड कर रही है। क्या मतलब है, देखो एक इंजन है, अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, T1 को बढ़ा दें, T1 को क्या कर दें, बढ़ा दें। ये याद रखना है कैसे वाला, देखो ना, जब आप T1 को बढ़ाओगे तो T2 ओवर T1 कम आएगा, 1 में से कम माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड, ईटा कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग T1। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को इंक्रीज कर दें, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और आज का जो प्रैक्टिकल इंजन है हमारा, कार का है, जिस चीज का भी है, देखें कोई भी इंजन जो है, अगर पाकिस्तान के अंदर जो एक आप समझ लें कि जो इंजन जो वर्क कर रहा है, अगर वही इंजन कहीं यूरोपियन मुल्क में करेगा तो इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी, यूरोपियन ममालिक में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्यों भला, क्योंकि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है यूरोपियन ममालिक के अंदर, चूंकि वो ठंडे हैं, ठंडे ममालिक हैं, तो वहां पर जो एफिशिएंसी है या T2 है वो क्या होगा, कम होगा। T2 कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में एक इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी बनिस्बत किसके, गर्मियों में। गर्मियों में उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी, कम होगी, और सर्दियों में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, चूंकि T2 गर्मियों में ज्यादा होता है और T2 बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ही है ना, जहां धुआं छोड़ा जा रहा है। समझ आ गई बात। तो एक और बात है, और
वैसे भी ह्यूमन बॉडी भी अगर इंजन ही है, एक इंजन ही है, तो आपकी भी एफिशिएंसी जो है वो सर्दियों में, अगर आप वर्क कर रहे हो, गर्मियों में आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम है, और सर्दियों में वही काम आप बड़े एनर्जेटिक होकर कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बात क्लियर होगी? तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है बाय डिक्रीजिंग T2 और बाय इंक्रीजिंग T1। क्लियर है? ये चूंकि एक आइडियल हीट इंजन है, और ये भी हमें ये भी बता रहा है कि ये जो हीट इंजन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। कि वर्किंग सब्सटेंस आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम के अंदर जो बर्न्ड गैसेस हैं, समझ आ गई, वो वर्किंग सब्सटेंस है हमारे प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए। ठीक, तो इसलिए, और वैसे एक और भी बात आप ध्यान में रख लें कि जो डीजल इंजन है उसके जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है वो तकरीबन 700 केल्विन, आप समझ लें 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, और जो पेट्रोल इंजन है उसके 400 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो इसका मतलब है इसीलिए डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है, और पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कम है, चूंकि उनका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, दोनों का फ़र्क है। एक पेट्रोल के जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है T1 है पेट्रोल के लिए, वो कम है, डीजल के लिए ज़्यादा है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और मैंने मैक्सिमम बातों को आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।